डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और नियमित रूप से वीडियोस देख रहे होंगे। वो जो नोट्स आपको दिए जा रहे हैं उनको नियमित रूप से पढ़ रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि कोविड-19 के कारण आपकी पढ़ाई प्रभावित नहीं हो रही होगी। हम जो देख रहे हैं, जो पुनर्जागरण पढ़ रहे थे हम लोग, हमने ये देखा था कि पुनर्जागरण क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसका कला पर क्या प्रभाव पड़ा, उसके बाद विचारों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसी कड़ी में आज हम ये देखेंगे कि पुनर्जागरण का विज्ञान पर क्या प्रभाव पड़ा और भौगोलिक अनुसंधान किस तरह से शुरू हुए, उनका क्या महत्व है, हम ये भी देखेंगे। विज्ञान के क्षेत्र में पुनर्जागरण जो है वो किस तरह से हुआ। मध्य युग के लोगों पर चर्च का काफ़ी प्रभाव था। ये चर्चा नहीं है, चर्च है, आप इसको ध्यान रख लें। मध्य युग के लोगों पर चर्च का काफ़ी प्रभाव था और पिछली पीढ़ियों से जो ज्ञान चला आ रहा था उसी को प्रामाणिक माना जा रहा था। कुछ स्वार्थी लोगों ने उस ज्ञान में अंधविश्वासों और जादू टोने का भी मिश्रण कर दिया, अतः सत्य को पहचानना दुष्कर हो गया। ये क्या है, ये चीज़ क्या है, हम देख लेते हैं। दरअसल चर्च जो था वो मनुष्य के बहुत सारे विश्वासों का, उस समय के बहुत सारी चीज़ों का अंतिम व्याख्याकार था। यानी चर्च किसी चीज़ को, चर्च का अर्थ है चर्च के पादरी या जो भी पोप, वो लोग जो भी करते, वो लोग जो भी एक जिसको कहते हैं कि तय करते, वो लोग मानते थे। और जो ज्ञान चर्च के द्वारा दिया जाता था, पादरियों के द्वारा दिया जाता था, वो ज्ञान उसी को प्रामाणिक माना जाता था। यानी अगर कोई चीज़ चर्च ने कही है तो मायने रखती है वास्तव में। अगर कोई पादरी कहता है, बाइबल की व्याख्या करता है, अगर अगर इस चीज़ को अगर वैज्ञानिक रूप से भी अगर वो चीज़ गलत हो तो भी वो व्यक्ति कई लोग उस चीज़ को मानते थे। अब क्या हुआ कि कई लोगों ने उस ज्ञान में अंधविश्वासों और जादू टोने का भी मिश्रण कर दिया और इसलिए सत्य को पहचानना काफ़ी मुश्किल हो गया। यहाँ तक कि कोई व्यक्ति अपनी थोड़ी बहुत भी स्वतंत्र सोच रखना चाहता है, जैसे वो ये कहता है कि चलो चर्च कह रहा है ठीक है, मगर मेरा ये मानना ये है कि ऐसे नहीं होता है या ये चीज़ गलत है। अगर कोई इस तरह से सोचे तो उसको भी नास्तिक मान लिया जाता था कि नहीं, तुम तो नास्तिक हो और इस चीज़ की तुमको सज़ा मिलनी चाहिए, इस चीज़ का तुमको दंड मिलना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें, जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि, उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं कि ब्रूनो नाम का एक व्यक्ति था और ब्रूनो को जो सज़ा मिली उससे ये तथ्य किस तरह से सिद्ध हो जाता है कि ब्रूनो ने कोपरनिकस के जो सिद्धांत हैं उनका समर्थन कर दिया। तो अब तक ये माना आ रहा था कि पृथ्वी, वो आगे आएगा, आगे हम देखेंगे इसको। अब तक ये माना जा रहा था कि पृथ्वी जो है उसके चारों ओर सूर्य घूमता है, लेकिन कोपरनिकस ने इसको कहा कि नहीं, ये गलत है और उसके बाद ब्रूनो ने इसका समर्थन किया। तो ब्रूनो को नास्तिक और धर्मद्रोही करार देकर उसको जला दिया गया। तो ये एक बहुत ही एक कह सकते हैं कि भयंकर स्थिति थी। पुनर्जागरण काल में अब बदलाव जो आया वो ये आया कि किसी भी सिद्धांत को स्वीकार करने के लिए पहले उसके निरीक्षण, अन्वेषण, जांच और परीक्षण करने पर बल दिया। किसी भी सिद्धांत को स्वीकार करने से पहले उसके निरीक्षण पर बल दिया। निरीक्षण क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि जो
मैं ये कहता हूँ कि कोई भी, जैसे न्यूटन ने कहा कि गुरुत्वाकर्षण बल है, और वो इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी जो है वो चीज़ों को अपनी ओर खींचती है। तो इस तरह से अगर कोई सोचे तो सबसे पहले निरीक्षण करेगा कोई व्यक्ति की वास्तव में खींचती है या नहीं खींचती है। तो वो व्यक्ति सेब हवा में रखेगा और सेब नीचे गिरेगा, तो हाँ, ये कम से कम ये है कि ये है। उसके बाद अन्वेषण, उसके बारे में सारी रिसर्च करेगा कि केवल पृथ्वी में ऐसा है या सभी चीज़ों में ऐसा है। जांच, अलग अलग कसौटियों में इसकी जांच होगी, अलग अलग परिस्थितियों में जांच होगी इसकी। और परीक्षण, यानी कोई भी सिद्धांत स्वीकार करने से पहले इन चारों चीज़ों का, जो इन चारों मापदंडों पर खरा उतरना लगभग आवश्यक हो गया था। अब इससे जो मनुष्य के पास था ऑथेंटिसिटी आने लगी। पहले तो केवल कह दिया ऐसा, लेकिन अब जो चीज़ मनुष्य देख रहा था वो ऑथेंटिक थी। तो अब किस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में प्रयोग हुए। खगोल शास्त्र में पोलैंड के वैज्ञानिक कोपरनिकस ने टॉलमी के इस सिद्धांत को गलत बताया कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये सिद्धांत गलत था टॉलमी का। उसने ये बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। आज एक मामूली सी बात हो सकती है कि एक छोटे से बच्चे से भी आप पूछोगे तो वो बता देगा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। लेकिन कोपरनिकस को उस समय चर्च की नाराज़गी झेलनी पड़ी कि आपने ऐसे कैसे कह दिया। अभी अगर हम इस बात को कहेंगे तो कोई हंसेगा कि ये तो मामूली सी बात है, छोटे बच्चे को भी पता है, इसमें क्या नया है। लेकिन उस समय चर्च ने इस सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। अब क्या हुआ कि इटली का एक वैज्ञानिक और था, ब्रूनो। उसने कोपरनिकस के विचारों का समर्थन किया, लेकिन ब्रूनो को अपने प्राणों से हाथ धोने पड़े। देखिए, केवल एक छोटी सी बात है। आज अगर आपको कोई कहो कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो एक अजीब सी चीज़ है, मगर आपको नॉर्मल चीज़ लगेगी कि ये क्या है, इसमें क्या है। लेकिन केवल इस चीज़ के लिए एक व्यक्ति को अपने प्राणों से हाथ धोने पड़ गए थे। बाद में जर्मन वैज्ञानिक केपलर ने भी कोपरनिकस के सिद्धांतों की पुष्टि की। फिर बाद में जर्मन वैज्ञानिक हुआ केपलर, उसने भी कहा कि नहीं, कोपरनिकस का जो सिद्धांत है वो सही है। केपलर ने गति संबंधित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जो आधुनिक गणित का आधार स्तंभ है। आपको कोपरनिकस के बारे में एक फ़नी बात बताता हूँ कि जब लोगों को कोपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो लोगों ने इसका मजाक उड़ाया और कहने लगे कि अगर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और अपनी धुरी पर घूमती है, तो हम गिर क्यों नहीं जाते। अब उसने कोपरनिकस के सिद्धांतों को सही बताया और ये कहा कि उसने बृहस्पति ग्रह के सिद्धांतों को भी देखा है, चंद्रमा को भी देखा है। इटली का जो गैलीलियो गैलीली इटली का प्रसिद्ध वैज्ञानिक है, उसने टेलीस्कोप का आविष्कार किया। टेलीस्कोप जो है वो अभी तक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो खगोलीय हलचलें होती हैं उनको पकड़ने में ये एक टेलीस्कोप बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। इससे काफ़ी दूर तक देखा जा सकता है। अभी तो बहुत सारे टेलीस्कोप विकसित हो गए हैं। उसने कोपरनिकस के सिद्धांतों को सही बताया और गैलीलियो को भी चर्च की अदालत में बुलाया गया।
गैलीलियो को चर्च की अदालत में बुलाया और उसको कहा कि आप अपने विचारों का प्रचार बंद कर दो या फिर आजीवन कारावास भोगने के लिए तैयार रहो। अब आजीवन कारावास तो कोई व्यक्ति क्यों भोगेगा, है ना। तो इस कारण से गैलीलियन सोचा कि चलो अपने विचारों का प्रचार ही बंद कर देता हूँ। लेकिन दबी जुबान में वो अपने सिद्धांतों को बताता रहा। दबी जुबान में उसने पेंडुलम के नियमों की भी खोज की थी, जिस पर आज की बहुत सारी घड़ियां आधारित हैं उस नियम की। तो इस तरह से खगोल शास्त्र में ये जो महत्वपूर्ण खोजें हुई वो ये थी। इसके बाद गणित और भौतिकी में क्या क्या हुआ, इनमें देकार्ते जो था वो फ्रांस का गणितज्ञ और दार्शनिक था। उसने विज्ञान के क्षेत्र में संदेह और तर्क पर बल दिया और उसने यह प्रमाणित किया कि बीजगणित का उपयोग ज्यामिति में किस तरह से किया जाता है। संदेह और तर्क पर बल देना ये क्या है कि अगर हम कई जगह हम देखते हैं कि हम संदेह नहीं किया करने दिया जाता है, लेकिन संदेह से कई बार क्या होता है कि कई बार संदेह अगर आप करते हैं तो कम से कम सच्ची चीज़ निकल कर सामने आती है। तो और तर्क पर उसने बल दिया कि आप कोई भी बात करो लेकिन तर्कपूर्ण करो। अब नेपियर नामक विद्वान ने प्रतिफलन और स्टेबिन ने दशमलव पद्धति पर काम किया। अब ये प्रतिफलन है जो गणितीय अवधारणा है दशमलव की, और इस पर स्टेबिन ने काम किया। बाद के वैज्ञानिकों में सर आइजक न्यूटन का नाम सर्वोपरि है। उसने भौतिक विज्ञान में अपना महान योगदान दिया और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को दुनिया के सामने रखा। उसने प्रिंसिपिया नामक किताब की रचना की, जिसमें उसने बताया कि प्रत्येक वस्तु गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण बंधी हुई है। उसने आपने न्यूटन की सेब गिरने वाली स्टोरी तो सुनी होगी। एक बार न्यूटन किसी पेड़ के नीचे बैठा था और एक ऊपर से नीचे एक सेब गिरा, तो उसने सोचा कि यार ये सेब तो ऊपर भी जा सकता था, ये सेब नीचे ही क्यों आया। तो फिर उसकी उत्सुकता ने एक नए सिद्धांत की खोज की, और ये महान सिद्धांत आज भी बहुत उपयोगी है दुनिया के लिए, और उसको कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। और इस सिद्धांत की उसने व्याख्या की अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में। इसके बाद रसायन शास्त्र के क्षेत्र में 1630 ईस्वी में वॉन हेलमोंट ने कार्बन डाइऑक्साइड के गुणों को खोजा। उसके बाद कोल्डस नामक वैज्ञानिक ने ईथर के गुणधर्मों की खोज की। इसके बाद इंग्लैंड के वैज्ञानिक विलियम हार्वे ने यह पता लगाया कि हृदय रक्त को धमनियों द्वारा सारे शरीर में फेंकता है और शिराओं द्वारा वापस लेता है। इस प्रकार इन वैज्ञानिकों ने अपनी खोजों द्वारा मानव समाज के सामने जो नया मार्ग रखा, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे कोई भी पार्ट हो, इन्होंने नया मार्ग प्रशस्त किया। अब ये जो भौगोलिक अनुसंधान वाला जो पार्ट है, भौगोलिक खोजों का आधुनिक इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अब जैसे कि आप जो आधुनिक कपड़े पहनते हैं और आधुनिक जो चीज़ें यूज़ करते हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण है भौगोलिक अनुसंधान। भौगोलिक अनुसंधानों का अनुसंधान का मतलब होता है खोजना। अब क्या होता है कि यूरोप जो था वो बहुत सारी जो बाधाएं थी
अनेक प्रकार की बाधाएं थी, उनके कारण यूरोप वासियों को अन्य देशों के बारे में जानकारी नहीं थी। तो अब लेकिन भौगोलिक अन्वेषण को 15वीं और 16वीं शताब्दियों में विशेष प्रोत्साहन मिला। अब ये विशेष प्रोत्साहन क्यों मिला? तो भौगोलिक अन्वेषण के प्रमुख कारण पहला तो है ईसाई धर्म प्रचारक। ईसाई धर्म प्रचारक जो थे, उन्होंने वो चाहते थे कि हमारा जो धर्म है वो अलग अलग जगह पर फैले। इसके लिए उन्होंने राजाओं की मदद भी ली। वो ये चाहते थे कि अलग अलग द्वीपों पर या महाद्वीपों पर जो भी लोग रहते हैं वो ईसाई धर्म को स्वीकार करें। तो इससे इस दुनिया में ईसाइयों की संख्या बढ़ेगी। इसके बाद मार्को पोलो का यात्रा वृत्तांत। मार्को पोलो का यात्रा वृत्तांत क्या है? मार्को पोलो एक यात्री था। वो 1272 में कुबलाई खान के दरबार में गया था। मंगोल जो शासक था कुबलाई खान, उसके दरबार में गया था। कुबलाई खान ने, क्योंकि विद्वानों का संरक्षक था, तो उसने उसका अच्छा स्वागत किया और मार्को पोलो ने उन विद्वानों की संगति में रहकर बहुत सारी नई बातें सीखी और उन सब बातों को अपने वृत्तांत में लिखा। तो वो वृत्तांत आगे चलकर जो यात्री थे, आगे चलकर जो बहुत सारे यात्री थे, उनके लिए प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक दोनों का ही एक माध्यम बना। इसके बाद आर्थिक कारण ये थे कि जो यूरोपीय कंट्रीज़ थी वहाँ पर जनसंख्या बढ़ रही थी और बहुत सारे कारण ऐसे थे जो वो चाहते थे कि व्यापार बढ़े। तो इसके लिए उनको अलग अलग देशों में व्यापार करने की ज़रूरत थी। इसके बाद शासकों की रुचि भी इसमें थी। शासकों को अधिक से अधिक आर्थिक स्रोत चाहिए थे, तो स्वाभाविक रूप से उनकी रुचि भौगोलिक खोजों में थी। हेनरी द नेविगेटर इस मामले में काफ़ी प्रसिद्ध है। उसने भौगोलिक खोजों को काफ़ी प्रोत्साहन दिया और जो भी संसाधन उनके लिए चाहिए थे वो उपलब्ध कराए। उन्नत जहाज और भौगोलिक ज्ञान। अब क्या था कि जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़ते गए, नाविक जो थे वो अपने कार्य करते गए, तो उनका जो ज्ञान है वो बढ़ता गया। जहाज़ों में नई नई चीज़ें ऐड होने लगी, कुतुबनुमा ऐड हुआ। उसके बाद जो बाधाएं हैं वो दूर हुई और भौगोलिक ज्ञान बढ़ता गया। लोगों को पता चलने लगा कि यूरोपीय लोगों को पता चलने लगा कौन सा देश किस दिशा में है, कौन सा देश किस दिशा में है। तो ये बात थी। इसके बाद कुस्तुन दुनिया पर तुर्कों का अधिकार जो हो गया, तो क्या हुआ कि उनके लिए जो, जैसा कि हमने पहले भी 2-3 बार पढ़ लिया है कि उनके लिए जो मध्य एशिया का मार्ग है वो बंद हो गया यूरोपियंस के लिए। उन पर तुर्कों का अधिकार हो गया। इससे क्या हुआ कि उनको नए नए मार्ग खोजने की प्रेरणा मिली, नई नई जगह पर जाने की प्रेरणा मिली और वो नई खोज में निकल पड़े। इसके बाद बढ़ती हुई जनसंख्या यूरोप में बढ़ती हुई जनसंख्या थी और उसके लिए जो आवश्यक संसाधन थे वो जुटाने ज़रूरी थे। तो ये जो संसाधन थे उनको जुटाने के लिए एक तो आर्थिक स्रोतों की आवश्यकता थी। उसके बाद उनके लिए एक अच्छे जीवन के लिए अनेक प्रकार की वो जो जिसको कहते हैं कि धातुओं और बहुत सारी, मतलब जनसंख्या के लिए बहुत सारे संसाधन चाहिए होते हैं। तो इन संसाधनों को खोजने के लिए लोगों ने, यूरोप के व्यक्तियों ने अलग अलग स्थान पर गए और अलग अलग खोजें शुरू की। तो इस प्रकार से भौगोलिक खोजें आरंभ हुई। अब हम भौगोलिक जो खोजें हैं उनके बारे में हम जो नेक्स्ट वीडियो है कल का उसमें पढ़ेंगे कि किस किस देश ने किस किस तरह से भौगोलिक खोजें की और किस तरह से पुनर्जागरण
में योगदान दिया, और पुनर्जागरण के प्रभाव भी हम कल ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।